सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम कर रहे हैं कवर अप। सो ध्यान अपना सामने रखेंगे स्क्रीन की तरफ। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, काफी कुछ हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक में और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों। तो हेडिंग फुटअप करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, अगर हम बात करें, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है साइंटिस्ट ओरस्टेड के एक प्रयोग के द्वारा, जिसमें इन्होंने सिंपली ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, जब वो किसी चालक तार में फ्लो करती है, जब वो किसी चालक तार में बहती है, तो वो अपने आसपास, उस चालक तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि विद्युत धारा का एक प्रभाव ये भी है कि यह चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सके, यानी चुंबकत्व को दर्शा सके, मैग्नेटिज्म को शो कर सके। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास ये बातें पहले से नोन है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, जब किसी ऐसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसका कि प्रतिरोध उच्च होता है ना, हाई रेजिस्टेंस वाली वायर, जैसे कॉन्स्टेंटन की बात कर लें, मैग्नीज की बात कर लें, जो कि आपके हीटर में लगी होती है, आपके प्रेस में लगी होती है। ठीक है, तो जब इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक करंट को इन तारों से प्रवाहित करते हैं जिनका कि प्रतिरोध उच्च होता है, तो यहाँ पर ये तार गर्म होने लगते हैं। ठीक है, और इसे हम, इस प्रकार के जो प्रभाव हैं उसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि यदि इलेक्ट्रिक करंट में हमने केमिकल इफेक्ट देखने को भी मिलेगा, रासायनिक प्रभाव देखने को भी मिलेगा। ठीक है, बट हमने प्रीवियस चैप्टर में, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वहां पर हमने हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बात करी है। अभी हम पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और केमिकल इफेक्ट के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। हायर क्लासेस में आप इसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप इसके बारे में खूब सारा डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर। तो हुआ ये था कि सिंपली ओरस्टेड जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, और ये लैब में एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब उन्होंने एक विद्युत परिपथ का निर्माण करा, इलेक्ट्रिक सर्किट का को बनाया, और इलेक्ट्रिक सर्किट से जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो उन्होंने देखा कि उनके परिपथ के सामने पड़ी एक दिक् सूची यानी कि जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देता है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय दिशा की जानकारी भी ये देता है हमको, तो उसमें विक्षेप हुआ। उसमें अचानक विक्षेप होना इस बात का संकेत था कि कहीं ना कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी बंद हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड वापस चला गया। तो यहाँ से ओरस्टेड ने एक बात निकाली कि ये मैग्नेटिक फील्ड होना हो इस विद्युत धारा की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक नई चीज का जन्म हुआ और एक नई चीज हमने पता लगाई कि विद्युत धारा का क्या होता है भाई, चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर बात करें यहाँ से क्या बात पूछी जाएगी एग्जाम के हिसाब से, हम देखते हैं यहाँ से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, तो पहले हमको समझना है कि एक चुंबक क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबक से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है उनको हमको पहले समझना पड़ेगा, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती हैं। ठीक है, एक चुंबक का व्यवहार होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ही हम
इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो चुंबक के बारे में पहले बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र होता है जिसमें कि वो किसी दूसरे चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दर्शा सकता है। ठीक है, इसको हम सिंपली इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज एक चुंबक है हमारे पास, एक मैग्नेट है। ठीक है, इस प्रकार का एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल। चलो पोल के बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक चुंबक है और इस चुंबक के पास में मैं दूसरा चुंबक लेकर आया। इस चुंबक के पास में मैं दूसरा चुंबक लेकर आया हूँ। ठीक है, अब इस चुंबक को मैं कितना नजदीक लाऊं कि इससे मुझे पता लगे कि सामने चुंबक है ना। जब आप एक चुंबक को लेके जाते होंगे किसी दूसरे चुंबक के पास, तो आप देखते होंगे कि उस पर या तो वो उसको खींच रहा है अपनी तरफ या तो वो दूर धकेल रहा है ना। तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो मैं इसको दूर से उठा करके लाऊंगा 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 लाऊंगा, और यहाँ पर मैंने देखा, इस जगह पर मैंने देखा कि यहाँ पर ये चुंबक जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना। जो भी काम है वो हो रहा है। इतना बड़ा इसका एरिया है, मतलब मुझे पता लग गया। अगर मैं इस गोले के अंदर लेकर जाऊंगा कोई चीज को, इसको, ठीक है, ये जो दूसरा चुंबक है, अगर मैं इस गोले के अंदर लेके जाऊंगा तभी मुझे यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अगर ये कोई सपोज कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, अगर मैं इसको इस गोले के अंदर लेके जाता हूँ तभी ये चुंबक इसको खींचेगा, अदरवाइज नहीं खींचेगा, है ना। तो ये जो गोला, ये वाला, ये पूरा जो एरिया हो गया इस वाले चुंबक का क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया? तो चुंबकीय क्षेत्र की सिंपल परिभाषा क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई कि वह क्षेत्र जिसमें कि उसके बल का पता लगाया जा सके, जिसमें पता लग सके कि यहाँ पर एक चुंबक रखा है भाई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके, पता लगाया जा सके। संसूचन मतलब पता लग सके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और इसका परिमाण व दिशा दोनों होती है। मतलब ऐसे राशियों को हम कहते हैं सदिश राशि। क्या मतलब है इसका? कि जब जब मैं चुंबकीय क्षेत्र को बताऊंगा तो उसके लिए मुझे सिर्फ उसका परिमाण नहीं चाहिए, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ परिमाण हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके साथ साथ उसकी दिशा की भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। हालांकि इस चीज के बारे में आप ज्यादा जब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 11th में, वहां पर आप फिजिक्स के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये बात याद रख लेनी है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों होती है। यानी कि सिर्फ आप इतना नहीं बताएंगे कि प्रबल, अगर आपको बताना है कि कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, कितना कम चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि इतना, उसकी वैल्यू नहीं बतानी 10, 15, 20, 25, ये नहीं बताना, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, तो जो आप उसकी क्वांटिटी बताओगे 10, 15, 20, 25, जो भी आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे वो तो उसका परिमाण होगा, लेकिन उसमें दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा इसकी दिशा को अगर बात करें, इसकी दिशा की अगर बात करें, दिशा इसमें होती है, तो दिशा हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम दिक्सूची से पता लगाई जाती है इसकी दिशा।
बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब हमको बात करनी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इतनी बातें हो गई। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव भी नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, इसको भी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट हमने निकाला कहां से, हमें पता कहां से चला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए हमने एक चुंबक को लिया, एक छड़ चुंबक को लिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और इसके चारों तरफ हमने लोहे का चूर्ण जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, लोहे का चूर्ण ऐसे बिखेर दिया, बहुत सारा चूर्ण, लोहे का पाउडर। ठीक है, एक पेज के ऊपर इस पाउडर को रखा और उसमें क्या कर दिया, ऐसे करके एक हमने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया, चुंबक रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने एक हल्का सा मूवमेंट करके, है ना, जैसे ही इनको थोड़ा डिस्टर्ब करा, किनको, जो ये लोहे का चूर्ण है, इनको थोड़ा डिस्टर्ब करा, तो हमने देखा कि ये लोहे का चूर्ण जो है ऐसे एक लाइन की फॉर्म में जो है अलाइन हो गए, ऐसे। ठीक है, बेसिकली मैं एक लाइन बनाता हूं, इस तरीके से जो है ये सारे संरेखित हो गए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है अलाइन हो। ठीक है, तो हमने इन रेखाओं को नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब इनसे हमको काफी सारी चीजें पता लगती है। कहीं कहीं पर ये रेखाएं मुझे बहुत पास पास दिख रही है, कहीं कहीं पर ये बहुत दूर दूर दिख रही है ना। तो इनके बारे में भी अब पता हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबक की प्रबलता को दर्शाते हैं। ठीक है, चुंबक की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, उससे बजाय हम ये कह लेते चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता दर्शाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया कहीं कहीं पर ये पास पास होती है और कहीं कहीं पर ये दूर दूर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, ये बात तो हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, है ना। कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है,
माना वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इनकी एक दिशा भी होती है। ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाती है, मतलब ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, उत्तरी ध्रुव से जा रही हैं दक्षिणी ध्रुव को, ठीक है, यहाँ अंदर को जा रही हैं और यहाँ से बाहर को आ रही है, ऐसा है कहने का मतलब। तो क्या पॉइंट बोला इसमें, हमने ये बोला कि ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं व दक्षिणी ध्रुव को जाती, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हो गई चुंबक के बाहर की बात। इसके अलावा चुंबक के भीतर, चुंबक के अंदर ही ऐसे जाती है भाई, देखो इधर से इधर को, तो क्या हो गई डायरेक्शन हो गई उल्टी। देखो चुंबक के अंदर ही ऐसे जा रही है, ये साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। चुंबक के भीतर ये कैसे जाती है, चुंबक के भीतर ये जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दो मैंने आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बता दी। चुंबक के भीतर ये दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव को जाती है, ठीक है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, तो चुंबक के अंदर जो डायरेक्शन है वो उल्टी होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। जैसे ये वाली रेखा है, तो यहाँ से जा रही है, 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 ये पूरा बंद वक्र हो गया, ठीक है। तो क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए इन बातों को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक दो हमारे पास, उनके ऊपर भी बात करते हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास या सघन होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल व जहां पर ये रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर, जहां ये रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता
ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, सघन होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां ये रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, एक जो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो आप इसको अलग से और ढंग से याद रखें। इसमें हमें ये बात बोली जाती है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका कारण भी आपको याद रखना है, कारण इसका रीजन। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पर रखी एक सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पर रखी दिक्सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। दिक्सूची का काम है कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना। अगर एक जगह पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद हो जाएंगी तो उस चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दिक्सूची नहीं दिखा सकती। एक दिक्सूची एक ही जगह की तरफ संकेत करती है, एक दिशा की तरफ संकेत करती है, और अगर प्रतिच्छेद बिंदु पर हम उसे रखें तो उसे दो दिशाओं की ओर संकेत करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि संभव नहीं है। तो इससे हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट बातों को देखा, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर से और भी काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें से एक को हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहां से अक्सर हमसे परिनालिका पूछ लिया जाता है। परिनालिका यानी कि सोलेनोइड। परिनालिका यानी कि सोलेनोइड। ठीक है, एक परिनालिका बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? तांबे का तार लेकर के, किसका? कॉपर का वायर लेकर के, कॉपर का वायर लेकर के, और उसे पास पास लपेटना होता है। ध्यान रहे कि तार जो है विद्युत रोधी रहे। विद्युत रोधी मतलब, देखो, विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब ये तार जो है ना, इस तार के बाहर कवर चढ़ा होता है। जानते हैं आप, इस तार के बाहर जो है कवर चढ़ा होता है, तो वो कवर इसके बाहर चढ़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तार जो है इंसुलेटेड ना हो। तो विद्युत रोधी तार होना चाहिए। क्या बोला हमने? विद्युत रोधी तांबे का तार होना चाहिए, और पास पास उसको लिपटाना है। और कैसे लिपटाना है? इस प्रकार से
एक बेलन की फॉर्म में। देखो बेलन बन रहा होगा यहां पर, ये ठीक है। तो पास पास इसको लपेटना है, विद्युत रोधी तांबे का तार होना चाहिए और बेलन की आकृति बननी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको परिनालिका कहते हैं। बाद में इसको जो है लेटर ऑन इसको सर्किट से जोड़ दिया जाता है, एक सर्किट से इसको जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से, एक बैटरी और एक स्विच के माध्यम से। जैसे ही इसमें मैं स्विच को ऑन करता हूं, जैसे ही स्विच को ऑन करता हूं, एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इस तरीके से वो जाएगी कुंडली में और फिर यहां से वापस। तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण हम देखते हैं कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फिलहाल हम पहले परिनालिका को डिफाइन करते हैं, सोलेनॉइड को डिफाइन करते हैं। सोलेनॉइड क्या होगा, सोलेनॉइड में लिखेंगे, हमने क्या बोला, पास पास लिपटी, कैसा तार होना चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए। किसका होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। तांबे के तार की बेलन की आकृति होनी चाहिए, बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली, अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, यानी सोलेनॉइड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान से नोट डाउन किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।